पड़ोसी नया घर बना रहा था, लेकिन उसने हमारे घर की 2 मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। पिताजी विरोध करने गए तो उसने और उसके परिवार ने उल्टा उन्हें गालियां देकर धक्का दे दिया और ऊपर से धमकी भी दी, जो बीच में आएगा उसे तोड़ देंगे। मैं उस वक्त बाहर शहर में काम करता था। जैसे ही फोन आया कि पिताजी को मारा गया है, मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत गाँव लौट आया। अरे रामलाल भैया रुक जाओ, तुम लोग हद पार करके खुदाई कर रहे हो, ये 2 मीटर जमीन हमारी है, ऐसे नहीं खोद सकते। पिताजी गुस्से में बोले। सामने खड़ा था महेश यादव, गाँव का दबंग आदमी। वो हंसते हुए बोला, ओ बूढ़े, तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ये जमीन कब से तेरी हो गई? जहाँ मन करेगा वहीं घर बनाऊंगा, तू मुझे सिखाएगा? पिताजी ने जमीन के कागज निकालते हुए कहा, कागज में साफ लिखा है तू मेरी जमीन दबा रहा है, सीमा यहीं तक है, अगर तू आगे बढ़ गया तो मैं अपना घर कहाँ बनाऊंगा? मशीन हटवा ले, नहीं तो प्रधान के पास जाऊंगा। महेश जोर से थूक कर बोला, जा, जिसे बुलाना है बुला ले, आज कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर पिताजी खुदाई वाली मशीन के सामने लेट गए। अगर मेरी जमीन पर कब्जा करना है तो पहले मेरे ऊपर से मशीन निकालो। ड्राइवर घबरा गया, भैया खुदाई करनी है तो जल्दी करो वरना मैं मशीन लेकर चला जाता हूँ। तभी महेश और उसके भाइयों ने पिताजी को पकड़कर सड़क किनारे फेंक दिया। पिताजी उम्रदराज थे, धक्का लगते ही गिर पड़े। मार डाला रे महेश, मुझे मार डालेगा। आसपास के लोग जमा हो गए। अरे महेश ये क्या कर रहे हो, बात से बात सुलझाओ। लेकिन महेश अकड़ कर बोला, मार दिया तो क्या हुआ, काम रोक रहा था, जो हमारे सामने आएगा उसका यही हाल होगा। तभी पड़ोस की कमला चाची बोली, रुको मैं उसके बेटे अर्जुन को फोन करती हूँ। महेश हंस पड़ा, अरे वो अर्जुन, वो तो डरपोक है। कुछ देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी। अर्जुन बेटा जल्दी गाँव आ, तेरे पिताजी को मार दिया है। क्या? किसने? महेश यादव ने, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मैंने फोन काटा और गुस्से में बड़बड़ाया, महेश अब तू गया। जब मैं घर पहुंचा पिताजी दरवाजे पर घायल बैठे थे और सामने महेश अपनी पत्नी के साथ अकड़कर खड़ा था। मैं भागकर पिताजी के पास गया, पापा कहाँ चोट लगी? पिताजी दर्द से बोले, बेटा वो हमारी 2 मीटर जमीन पर कब्जा कर रहा है, मैंने रोका तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया, बस इतना सुनना था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने मुट्ठी कस ली और महेश की तरफ बढ़ा, साले आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग रघुवीर काका ने मुझे पकड़ लिया, अर्जुन होश में आ, अगर आज कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पहले अपने बाप को अस्पताल ले जा। मैंने दांत भींचकर महेश की तरफ देखा, तू रुक हिसाब होगा। अस्पताल जाते समय पिताजी की कराहें सुनकर मेरा दिल जल रहा था और महेश की हंसती हुई शक्ल बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मैं मन ही मन कसम खा चुका था, जो हमारा है वो वापस लेकर रहूंगा। पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद मैं सीधे पंचायत कार्यालय पहुंचा। चाचा महेश यादव ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ऊपर से मेरे पिताजी को मारकर अस्पताल पहुंचा दिया, पूरा गांव गवाह है, आप इंसाफ कराइए। लेकिन प्रधान ने आराम से पान चबाते हुए कहा, अरे अर्जुन गांव में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं गुस्से से हंस पड़ा, छोटी बात, जमीन पर कब्जा और मारपीट छोटी बात है। प्रधान बोला, देख बेटा जमीन की सीमा का मामला थोड़ा उलझा हुआ है, शायद गलत फहमी हो गई हो, तू आपस में बैठकर बात कर ले। मैंने गुस्से में कहा, गलत फहमी नहीं है, कागज साफ है। लेकिन प्रधान ने हाथ झटक दिया, हम किसी का घर नहीं तुड़वा सकते, ना किसी को पकड़ सकते हैं, जो करना है खुद करो। मैं समझ गया, ये सब महेश से मिले हुए हैं। मैं सीधे शहर गया और एक बड़ी जेसीबी किराए पर ले आया। राजू भैया वो दीवार दिख रही है, सीधे जड़ से उखाड़ दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। जेसीबी का पंजा उठ ही रहा था कि दूर से महेश की दहाड़ सुनाई दी, अर्जुन अगर मेरी दीवार को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने पलट कर देखा, महेश हाथ में फावड़ा लेकर दौड़ा चला रहा था। छूकर दिखा मेरी दीवार, मैं भी गरज पड़ा, आज ये दीवार टूट कर रहेगी। महेश ने जेसीबी वाले को धमकाया, अगर मशीन चलाई तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ड्राइवर डर गया, भाई ये तुम लोगों का झगड़ा है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। वो मशीन छोड़कर भाग गया। मैंने गुस्से में महेश की तरफ देखा, ये जमीन मेरी है, तूने जबरदस्ती कब्जा किया है, आज फैसला होकर रहेगा। अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और महेश के भाई भी मुझे घेरने के लिए आगे बढ़ गए। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि लग रहा था अब बड़ा बवाल होकर रहेगा। उसी वक्त दूर से किसी की जोरदार आवाज आई, अरे रुको सब लोग रुक जाओ। हमने मुड़कर देखा, गांव के प्रधान सुरेश चौधरी जल्दी जल्दी इधर भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने आते ही हमें अलग किया और गुस्से में बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, एक ही गांव में रहते हो, रोज एक दूसरे का मुंह देखना, क्या बात करके मामला हल नहीं कर सकते? मारपीट और दीवार तोड़ना जरूरी है क्या? महेश तुरंत मासूम बनते हुए बोला, प्रधान जी आप ही फैसला करो। अर्जुन बिना बात मेरी दीवार तोड़ने आ गया, मेरी जमीन छीनना चाहता है, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, ये जमीन हमारी है, हमारे पास सरकारी कागज है, इन लोगों ने जबरदस्ती 2 मीटर जमीन दबा ली, ऊपर से मेरे पिताजी को मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूर होकर खुद कदम उठाना पड़ा। प्रधान ने हाथ उठाकर हमें शांत कराया, ठीक है अब कोई हंगामा नहीं करेगा और दीवार तोड़ने की बात भी यहीं खत्म, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा, दोनों परिवारों को बैठाकर समझौता करवाऊंगा, सबको इंसाफ मिलेगा। इतना कहकर प्रधान ने बस ऊपर ऊपर से 2 बातें की और मुझे पकड़कर घर की तरफ ले गए। उधर महेश और उसका परिवार वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें कोई डर नहीं था। महेश की पत्नी धीरे से बोली, सुनो जी अब क्या होगा? अर्जुन तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था, सच में दीवार गिरा देता तो? महेश हंस पड़ा, अरे उससे डरने की जरूरत नहीं, एक छोकरा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जो 2 मीटर जमीन हमने पकड़ ली वो अब वापस नहीं होगी और वो घर तभी बनाएगा जब मैं चाहूंगा। उसके माँ बाप डरपोक हैं, वो लोग हमारे सामने टिक नहीं सकते। उसका छोटा भाई भी बोला, भैया सही कह रहे हैं, अर्जुन बस गुस्से में उछल रहा है, अगर हम सख्ती से डटे रहे तो वो खुद झुक जाएगा और प्रधान जी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत आना जाना रखते हैं हमारे साथ। उधर मैं घर पहुंचा तो माँ ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया, बेटा अब रहने दे, महेश वालों से लड़ाई मत कर, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 2 मीटर जमीन ही तो है, उन्हें दे देते हैं। माँ की आंखों में डर साफ दिख रहा था, तेरे पिताजी अस्पताल में पड़े हैं, अब और मुसीबत मत मोल ले, उनसे भिड़कर आखिर नुकसान हमारा ही होगा। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल जल उठा, माँ कैसे छोड़ दूं, उन्होंने हमारी जमीन छीनी, पापा को मारा और हम चुप रहे, मैं ये बेइज्जती नहीं सह सकता। आप लोग डरते हो तो डरो लेकिन मैं नहीं डरूंगा। महेश मुझे घर नहीं बनाने देगा तो मैं भी उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। अगले ही दिन मैं शहर चला गया, सीधे एक बड़े डेयरी फार्म पर पहुंचा। मालिक मुझे 10 ट्रॉली गोबर चाहिए और ऐसा चाहिए कि बदबू से लोगों का दम घुट जाए। दुकानदार हैरान होकर बोला, इतना सारा गोबर, क्या पूरी खेती में खाद डालनी है? मैं हल्का मुस्कुराया, हाँ खाद ही समझ लो। मन ही मन मैंने सोचा, महेश अब हिसाब बराबर होगा। मैंने 10 ट्रॉली सड़ी हुई खाद बुक कर दी, कल सुबह सुबह मेरे बताए पते पर पहुंचा देना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही महेश के घर में जोरदार तैयारी शुरू हो चुकी थी, पूरा घर लाइटों और सजावट से चमक रहा था, दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे, हंसी मजाक की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। आज महेश के बाप का 80वां जन्मदिन था, उसने गांव भर को दावत दी थी। एक तरफ वो अपने बाप का जन्मदिन मना रहा था
दूसरी तरफ पूरे गांव में रौब झाड़ रहा था, मानो कहना चाहता हो देखो जमीन भी कब्जा ली और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं थोड़ी दूरी पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सब देख रहा था और मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल रही थी। वाह भगवान, क्या मौका दिया है। मैंने तुरंत फोन निकाला और डेयरी वाले को कॉल किया, भैया जो गोबर मंगवाया था ना, अभी तुरंत लेकर आओ, सीधे हमारी पुरानी जमीन पर डालना, जितनी बदबूदार खाद हो सब ले आना, अलग से पैसे दूंगा। वो हंसते हुए बोला, सुबह सुबह क्या तू पूरी जमीन को नाली बनाना चाहता है? मैं बोला, आप बस जल्दी पहुंचो, आज गांव में बड़ा तमाशा होने वाला है। आधे घंटे बाद गोबर से भरी ट्रॉलियां धड़धड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। काली सड़ी हुई खाद से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि दूर खड़े लोगों का भी सिर घूम जाए। ड्राइवर ने उतर कर पूछा, भाई पक्का यही डालना है? ये बदबू तो आधे गांव को बेहाल कर देगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ यही डालो, ये हमारी जमीन है। ड्राइवर ने ट्रॉली का पिछला हिस्सा खोला और अगले ही पल काला सड़ा हुआ गोबर पूरी जमीन पर बहने लगा। कुछ ही मिनटों में वहाँ गोबर का पहाड़ बन गया। तेज हवा के साथ उसकी बदबू सीधा महेश के जन्मदिन वाले पंडाल की तरफ जाने लगी। शुरू में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, सब आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में पंडाल के पास बैठे कुछ लोगों ने नाक सिकोड़ ली। अरे ये कैसी बदबू है, लगता है कहीं नाली फूट गई। लेकिन बदबू हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। वो पंडाल के अंदर घुस गई, पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने नाक बंद करनी शुरू कर दी, कुछ लोग उल्टियां करने लगे, बुजुर्ग खांस खांस कर परेशान हो गए। उधर महेश रिश्तेदारों को शराब परोस रहा था। जैसे ही बदबू उसकी नाक में घुसी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। साला ये कौन हरामखोरी कर रहा है, इतनी बदबू कहां से आ रही है? उसने तुरंत बदबू की दिशा में देखा। महेश की नजर जैसे ही हमारी पुरानी जमीन पर पड़े उस ऊंचे गोबर के पहाड़ पर गई और उसके बगल में खड़े मुझ पर, जो हंसते हंसते दोहरा हो रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई। उस वक्त वो किसी पागल सांड की तरह मेरी तरफ दौड़ा, दौड़ते दौड़ते चीख रहा था, अर्जुन साले हरामखोर, मेरे बाप के जन्मदिन पर तूने ये गंदा खेल खेला है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके भाई भी उधर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने गोबर का पहाड़ देखा, गुस्से से पागल हो गए। सबके सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वहीं नोच डालेंगे, लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। उन्हें अपनी तरफ दौड़ते देखकर मैं और जोर जोर से हंसने लगा। मैंने हाथ हिलाकर कहा, अरे महेश, ये मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन पर खाद डालूं या सोना उगाऊं, तुझे क्या हिम्मत है तो आकर मार ले। इतना बोलकर मैं उल्टा भाग खड़ा हुआ। आखिर सामने पूरे के पूरे दबंग लोग थे। अगर सच में लड़ाई हो जाती तो पिटता मैं ही। मैं भागते भागते पीछे मुड़कर देख रहा था। महेश और उसका पूरा परिवार उस भयानक बदबू से बेहाल हो चुका था। एक तरफ मुझे पकड़ने भाग रहे थे, दूसरी तरफ उल्टियां कर रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि देखने वाला हंसी रोक ना पाए। अभी थोड़ी देर पहले वही लोग हंस हंस कर मेहमानों को शराब पिला रहे थे और अब सड़क पर मुंह पकड़कर उल्टियां कर रहे थे। मैं मन ही मन बोला, महेश आज तुझे भी दर्द समझ आया? जब तूने मेरे बाप को मारा था तब एक बार भी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम क्या होगा, और ये तो बस शुरुआत है। तूने हमारी जमीन छीनी, मेरे पिता को अस्पताल पहुंचाया, अब मैं हर हिसाब बराबर करूंगा। मैं अभी हंस ही रहा था कि गांव के कुछ लोग मेरे आसपास जमा हो गए। उनमें गांव के पूरब टोले वाले भी थे। एक बुजुर्ग हंसते हुए बोले, वाह अर्जुन, आज तूने दिल खुश कर दिया। दूसरा आदमी बोला, महेश और उसका परिवार सालों से पूरे गांव पर रौब झाड़ता फिरता है, कभी किसी की जमीन दबा लेते हैं, कभी किसी गरीब को धमका देते हैं। हम लोग बहुत पहले से इनके खिलाफ थे, लेकिन कोई खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। एक और आदमी बोला, आज तूने जो किया है ना, उससे पूरे गांव का बदला निकल गया। दूसरे लोग भी बोलने लगे, हाँ अर्जुन, हम सब तेरे साथ हैं। वो लोग हमेशा आदमी की भीड़ दिखाकर दबाते हैं। पिछली बार उसके भाई ने मेरे छोटे भाई को पीटा था, डर के मारे मैं आवाज तक नहीं उठा पाया, लेकिन आज तूने मजा चखा दिया। अब अगर महेश तेरे खिलाफ कुछ करेगा तो हम सब तेरे साथ खड़े रहेंगे। गांव वालों की बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ी राहत मिली। मुझे समझ आ गया कि गांव के लोग महेश से प्यार नहीं करते थे, बस डर के कारण चुप रहते थे। अब जब लोग मेरे साथ खड़े थे तो मेरे अंदर भी नया हौसला आ गया। उधर महेश के घर का माहौल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। पूरा जन्मदिन का कार्यक्रम चौपट हो गया। रिश्तेदार बदबू से परेशान होकर एक एक करके भागने लगे। जाते जाते कई लोग ताने भी मार रहे थे, क्या मनहूस दावत रखी थी, खाने की जगह गोबर की बदबू खिलाई। महेश का बूढ़ा बाप भी बदबू सह नहीं पाया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। महेश दांत पीसते हुए चीखा, अर्जुन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। उसका भाई भी गुस्से से बोला, भैया इस अर्जुन ने तो हद कर दी, गोबर डालकर हमें पूरे गांव में बेइज्जत कर दिया, अब हमें भी इसका बदला लेना पड़ेगा। महेश की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या थी उस गोबर के पहाड़ को हटाना, क्योंकि जब तक वो वहां पड़ा रहता उनके घर के आसपास कोई सांस भी नहीं ले सकता था। उसका भाई परेशान होकर बोला, भैया इतना सारा गोबर हटाएंगे कैसे? इस गर्मी में तो ये और सड़ रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है बदबू और जहरीली होती जा रही है, पास जाओ तो उल्टी आने लगती है। महेश ने गांव के सफाई कर्मचारियों को बुलाया, भाई जितना पैसा मांगो दूंगा, बस ये गोबर हटवा दो। लेकिन जैसे ही लोग वहां पहुंचे नाक पकड़कर पीछे हट गए, नहीं भाई ये काम हमसे नहीं होगा, इतनी बदबू में आदमी बीमार पड़ जाएगा, ये तो शौचालय से भी ज्यादा जहरीली बदबू है, 1000 रुपए भी दोगे तब भी नहीं करेंगे। इतना कहकर वो लोग भाग गए। आखिरकार महेश और उसके भाइयों को खुद ही गोबर उठाना पड़ा। सबने फावड़े उठाए और थोड़ा थोड़ा करके गोबर ठेला गाड़ी में भरने लगे। उन्होंने मुंह पर मास्क भी बांध रखे थे, लेकिन बदबू फिर भी नाक के अंदर घुस रही थी, आंखों से पानी निकल रहा था, उल्टियां रुक नहीं रही थी। महेश गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अर्जुन साले कमीने, जब ये गोबर हट जाएगा ना तब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसका भाई रोते हुए बोला, भैया रहने दो, ये काम इंसानों वाला नहीं है। महेश दांत पीसकर बोला, तो क्या करें, क्या इसे हमेशा यहीं पड़ा रहने दें? आज चाहे जान निकल जाए लेकिन ये गोबर हटाकर ही दम लेंगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार वो लोग सारा गोबर गांव के बाहर फेंक पाए, लेकिन तब तक उनकी हालत खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर गोबर की बदबू से भरा हुआ था। रास्ते में जो भी गांव वाला उन्हें देखता दूर हट जाता। लोग ऐसे बचकर निकल रहे थे जैसे उनके पास जाने से ही बदकिस्मती लग जाएगी। शाम होते होते महेश सीधे मेरे घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे जोरदार लात मारकर दरवाजा हिला दिया। अर्जुन बाहर निकल, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। साले मेरे घर के सामने गोबर डालकर तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं और मेरे भाई पूरा दिन गोबर उठाते रहे, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त मैं अंदर खेती के औजार साफ कर रहा था। दरवाजे पर लात और उसकी गालियां सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत कोने में रखा बांस का डंडा उठाया और बाहर निकल आया। महेश तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का दरवाजा तोड़ने की? महेश गुस्से से कांपते हुए बोला, तूने मुझे पूरे गांव में बेइज्जत किया है, आज उसका हिसाब दूंगा। इतना कहकर उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। तभी पड़ोस के लीला काका दौड़ते हुए आए। अरे बस करो, मत लड़ो, एक ही
गांव के हो, बात से मामला सुलझाओ। अरे बस करो, एक ही गांव